नमस्ते विद्यार्थियों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हम एक नवीन अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह आपकी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 8 है, जिसका शीर्षक है बल तथा गति के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा अस्वीकरण है। आज हम परीक्षा की तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में बात करेंगे। आपके परिणाम को बेहतर बनाएंगे। सबसे पहला सुझाव समय का नियोजन है। जब आप अभ्यास कर रहे हो तो प्रत्येक प्रश्न को उसके नियत समय के भीतर हल करने की कोशिश करें। किसी एक प्रश्न पर बहुत अधिक समय न लगाए, ताकि बाकी प्रश्नों के लिए भी समय बचा रहे। दूसरा, परीक्षा की रूपरेखा को अच्छी तरह समझे। इसका अर्थ है अंक योजना, प्रश्नों के प्रकार और पाठ्यक्रम को शीघ्रता से जान ले, ताकि आपकी तैयारी सुव्यवस्थित और केंद्रित हो सके। तीसरा है नियमित अभ्यास परीक्षण, जो है अत्यंत महत्वपूर्ण। परीक्षा जैसी परिस्थितियों में प्रतिरूप परीक्षाओं को देने का प्रयास करें। इससे आपकी गति और सटीकता दोनों में सुधार होगा। चौथा, कुशलता पूर्वक दोहराव करें, संक्षिप्त टिप्पणियां बनाएं और महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बार बार अभ्यास करें, विशेष रूप से परीक्षा के अंतिम कुछ सप्ताहों में। यदि आपको सुझाई गई पुस्तकें और अध्ययन के दिशा निर्देश चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट, जो यहाँ पर दी गई है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो इस पाठ को सुनने के बाद आप समर्थ हो जाएंगे बलों के मूल तत्वों को समझने में और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। यहाँ पर इस व्याख्यान में विषय प्रवेश अथवा परिचय को समझेंगे। संतुलित और असंतुलित बल को सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे गति का प्रथम नियम। तो चलिए शुरू करते हैं बल की अवधारणा से। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गति में लाने के लिए या पहले से ही चल रही वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ता है। अब इस दिए गए चित्र पर ध्यान केंद्रित करें और इसके कै भाग को देखें। यहाँ ट्रॉली उस दिशा में गतिमान होगी जिस दिशा में बल लगाया जाएगा। यहाँ एक बालक ट्रॉली को धकेल रहा है। जब वह धक्का देता है तो उसके एक प्रयास से ट्रॉली पर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण ट्रॉली विराम अवस्था में आ जाती है और उसी दिशा में आगे बढ़ती है जिसमें बल लगाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बल किसी वस्तु की चाल या दिशा को बदल सकता है। ख को देखें, दराज को खींचना। इसमें हम एक दराज को खींचकर खोल रहे हैं। यहाँ भी हम दराज पर एक कर्षण बल, खींचने वाला बल जो है वो लगा रहे हैं। इस बल के कारण जो दराज पहले विराम अवस्था में थी वह गतिमान हो जाती है और बाहर की ओर खिंच जाती है। अब आप गे को देखें, हॉकी की छड़ी से गेंद पर प्रहार। यहाँ हॉकी खिलाड़ी गेंद पर प्रहार कर रही है। प्रहार करना भी एक प्रकार का बल है। ये जो बल यहाँ पर लगाया गया है जो अल्प समय के लिए लगता है। जब छड़ी गेंद से टकराती है तो गेंद पर एक बल लगता है। इस बल से गेंद की विराम अवस्था में परिवर्तन आ जाता है और वह आगे की दिशा में गति करने लगती है। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। यह एक प्रकार की अन्य क्रिया है जो वस्तु को गतिशील करने, स्थिर करने अथवा उसकी गति की दिशा बदलने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो बल की अवधारणा को समझना जारी रखते हैं। तो बल न केवल किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाता है, अपितु उसकी दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक गेंद सरल रेखीय पथ पर अग्रसर है और उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उसकी चाल में वृद्धि या कमी हो जाती है अथवा उसके वेग की दिशा बदल जाती है। इसके अतिरिक्त बल वस्तुओं के रूप और आकृति को भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब हम एक रबर की पट्टी को विस्तारित करते हैं तो हम उस पर बल प्रयुक्त करते हैं। इस बल के प्रभाव से रबर की पट्टी की आकृति और आकार दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। जब रबर की पट्टी को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है
इससे यह सिद्ध होता है कि बल केवल गति की अवस्था को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु वस्तु के भौतिक स्वरूप में भी परिवर्तन ला सकता है। बल की अवधारणा को जारी रखते हैं। अब हम बल लगाने पर वस्तुओं में होने वाले प्रसार और संकुचन को समझेंगे। जब हम एक कमानी या स्प्रिंग पर बल लगाते हैं तो वह विस्तारित हो जाती है, अर्थात उसका प्रसार हो जाता है। यह आपको चित्र 8.2 का जो हिस्सा है उसमें दिखाई दे रहा है, जहां कमानी अपने मूल आकार से बड़ी हो गई है। वहीं यदि हम एक गोल रबड़ की गेंद पर बल लगाते हैं तो वह अपनी आकृति बदलकर अंडाकार हो जाती है, जैसा कि चित्र 8.2 के ख वाले हिस्से में प्रदर्शित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि बल प्रयुक्त करने से वस्तुएं अपने आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकती है। कुछ वस्तुएं फैलती है तो कुछ संकुचित अथवा विकृत हो जाती है। यह गुण अभियांत्रिकी और दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कमानियों और रबड़ की गेंदों के उदाहरणों में देखा जा सकता है। अब हम बलों के प्रकार देखेंगे। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित बल, दूसरा होता है असंतुलित बल। तो यह चित्र रस्साकसी के खेल को दर्शाता है, जिसमें दो दल एक रस्सी को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर वाले चित्र में दोनों दल समान बल लगा रहे हैं। दोनों ओर से 300 न्यूटन का बल प्रयुक्त हो रहा है। परिणामतः रस्सी पूर्णतः संतुलन में है और कोई भी पक्ष विजय नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे को समान रूप से खींच रहे हैं। नीचे वाले चित्र में बाईं ओर का दल अब भी 300 न्यूटन का बल लगा रहा है, किंतु दाईं ओर का दल केवल 100 न्यूटन का बल ही लगा पा रहा है। इस कारण रस्सी बाईं ओर वाले दल की ओर खिंचती जा रही है और दाईं ओर के खिलाड़ी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब दो बल परस्पर समान होते हैं तो वस्तु संतुलित अवस्था में रहती है, किंतु जब एक बल दूसरे से कम होता है तो अधिक बल लगाने वाला दल प्रभावी हो जाता है और रस्सी उसी की दिशा में गति करने लगती है। आज हम संतुलित बल के विषय में चर्चा करेंगे। तो संतुलित बल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल परिमाण में एक दूसरे के समान किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। इस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य हो जाता है, जिसके कारण वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसा कि चित्र में हमने देखा, दोनों दल रस्सी को समान रूप से 300 न्यूटन बल से खींच रहे हैं, जिससे दोनों ओर समान परिमाण का बल कार्य कर रहा है। इस स्थिति में परिणामी बल शून्य होने के कारण रस्सी संतुलित अवस्था में रहती है। इस स्थिति में परिणामी बल शून्य होता है, जिसका अर्थ है कि दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त या निरस्त कर देते हैं। अतः संतुलित बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता है। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो इस प्रकार के बलों के प्रभाव से वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। इसी प्रकार यदि वस्तु पहले से गतिमान है तो वह अपने समान वेग से निरंतर चलती रहेगी। अतः संतुलित बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं। अब हम संतुलित बल का एक और उदाहरण देखते हैं। यह चित्र एक लकड़ी के गुटके को दर्शाता है, जो एक क्षैतिज मेज पर रखा हुआ है। इस गुटके के दो विपरीत फलकों पर डोरियां X और Y बंधी हुई है। यदि हम दोनों डोरियों को समान बल से खींचते हैं, अर्थात दोनों ओर से समान परिमाण का बल लगाते हैं, तो गुटके पर कार्य करने वाला कुल परिमाणी बल शून्य हो जाएगा। इस परिस्थिति में गुटका गति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं। ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। ये बल वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं। अतः यदि गुटका विराम अवस्था में है तो इस प्रकार के बल प्रयुक्त होने पर वह विराम अवस्था में ही बना रहेगा। अब हम असंतुलित बलों के विषय में चर्चा करेंगे। जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल समान नहीं होते, अर्थात उनका परिमाण भिन्न होता है अथवा उनकी दिशा विपरीत नहीं होती, या ये दोनों स्थितियां होती है, तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं।
जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, जब दो दल रस्सी खींच रहे होते हैं और एक और व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, तब बल असमान हो जाते हैं। इस स्थिति में परिणामी बल शून्य नहीं होता, जिसे असंतुलित बल कहा जाता है। इस कारण वस्तु पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य नहीं होता। अब असंतुलित बलों के प्रभावों की चर्चा करते हैं। यदि वस्तु विराम अवस्था में है, तो ये बल उसे गतिशील करना प्रारंभ कर देते हैं, और यदि वस्तु पहले से ही गतिशील है, तो यह उसकी चाल बढ़ा सकती है, जिसे हम त्वरण कहते हैं, अथवा उसे मंद कर सकती है, जिसे मंदन कहा जाता है। यह उसकी दिशा में परिवर्तित कर सकती है। असंतुलित बलों के कारण वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, क्योंकि उन पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, असंतुलित बल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल संतुलित होते हैं, अर्थात उस पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो जाता है, तो वह वस्तु एक समान वेग से गति करती है। इसका अर्थ है कि उसकी चाल और दिशा दोनों ही नियत या अपरिवर्तित रहती है। किंतु यदि कोई असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो उस वस्तु की चाल परिवर्तित हो जाती है, अथवा उसकी गति की दिशा बदल जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उस पर एक असंतुलित बल लगाना अनिवार्य है। जब तक यह असंतुलित बल कार्य करता रहेगा, तब तक उसके वेग में परिवर्तन होता रहेगा। अतः गति को तीव्र या मंद करने के लिए अथवा दिशा परिवर्तित करने के लिए असंतुलित बल प्रयुक्त करना आवश्यक है। अब हम असंतुलित बल को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कल्पना कीजिए कि कुछ बच्चे एक खुरदुरी सतह पर एक बक्से को धकेल रहे हैं। चित्र में प्रदर्शित है कि बच्चे बक्से को भूमि पर धकेल रहे हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बल की भूमिका है, जिसे हम घर्षण कहते हैं। घर्षण वह बल है जो दो परस्पर संपर्क वाली सतहों के मध्य उत्पन्न होता है और गति अथवा गति की प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह एक प्रतिरोधी बल है जो प्रयुक्त किए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसी कारण ऊर्जा का क्षय होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। किंतु घर्षण अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के कारण हम भूमि पर चल पाते हैं और वाहन चला पाते हैं। अर्थात घर्षण के बिना चलना अथवा वाहन चलाना असंभव हो जाता है। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है, परंतु हमारे दैनिक जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंतुलित बल के उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। यदि बच्चे बक्से को अल्प बल से धकेलने का प्रयास करते हैं, तो बक्सा गति नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। चित्र 8.4 में प्रदर्शित है कि बच्चे बक्से को धकेल रहे हैं, किंतु बक्सा अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। यह घर्षण बल तब बनता है जब दो सतहें संपर्क में होती है। इस मामले में बॉक्स के नीचे का हिस्सा और फर्श की खुरदुरी सतह है। घर्षण इतना प्रबल होता है कि वह धकेलने वाले बल को संतुलित कर देता है। इसी कारण बक्सा गति नहीं करता। क्या आप समझ पाए हैं? अर्थात जब तक धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक नहीं होता है, तब तक बक्सा गतिमान नहीं होगा। असंतुलित बल के उदाहरणों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब बच्चे बक्से को और अधिक बल के साथ धकेलने का प्रयास करते हैं, तब भी बक्सा गति नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को पूर्णतः संतुलित कर रहा है। इसका अर्थ है कि बालक जितना बल लगा रहा है, घर्षण बल उतना ही उसका विरोध कर रहा है। इसी कारण बक्सा अभी तक स्थिर है। अब मान लीजिए कि बच्चे और भी अधिक बल लगाते हैं। इस बार धकेलने वाला बल घर्षण बल के परिमाण से अधिक हो जाता है। जब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, तब परिणामी बल असंतुलित हो जाता है। इस असंतुलित बल के कारण बक्सा गति करना प्रारंभ कर देता है। अब हम संतुलित बल और असंतुलित बल के मध्य अंतर को समझेंगे। देखिए, जब तक हमने गेंद पर प्रहार नहीं किया है, तब तक वह विराम अवस्था में है। आप इसे चित्र में देख सकते हैं। इस परिस्थिति में गेंद पर जो बल कार्य कर रहे हैं, वो संतुलित है।
सबसे पहले गेंद पर नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल गेंद को नीचे की ओर खींचता है। दूसरी ओर भूमि भी गेंद पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाती है, जिसे हम अभिलंब बल कहते हैं। अब दोनों बल एक दूसरे को पूर्णतः संतुलित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण बल जितना नीचे की ओर खींच रहा है, उतना ही अभिलंब बल गेंद को ऊपर की ओर धकेल रहा है। अतः इन दोनों बलों के सम्मिलित प्रभाव से परिणामी बल शून्य हो जाता है और गेंद अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। क्या आप समझ पाए हैं कि जब बल संतुलित होते हैं तो वस्तु या तो विरामावस्था में रहती है अथवा एक समान गति में बनी रहती है। संतुलित और असंतुलित बलों के मध्य अंतर की चर्चा जारी रखते हैं। अब जब गेंद पर प्रहार किया जाता है तो परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है और जो गेंद विराम अवस्था में थी वह गतिशील हो जाती है। आइए आगे समझते हैं कि यह कैसे संभव होता है। जब फुटबॉल खिलाड़ी अपने पैर से गेंद पर जोरदार प्रहार करता है तो उस बॉल का परिमाण अन्य प्रतिरोधी बलों जैसे घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस स्थिति में परिणामी बल शून्य नहीं रहता है, जिससे एक असंतुलित बल उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जो गेंद पहले विराम अवस्था में थी वह अब त्वरित होकर गतिशील हो जाती है। इस कारण गेंद पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य नहीं रहता, अपितु एक अशून्य बल उत्पन्न होता है जो प्रहार की दिशा में कार्य करता है। इसी अशून्य परिणामी बल के कारण गेंद आगे की ओर गति करती है। अतः जब बल असंतुलित होते हैं तब वस्तु की गति में परिवर्तन आता है, जैसे यहाँ गेंद विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आ गई है। अब हम गति के विषय में गैलीलियो के परीक्षणों यानी कि अवलोकनों को समझेंगे। अब हम आनत तलों यानी कि झुके हुए तलों पर गैलीलियो द्वारा दिए गए परीक्षणों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो गैलीलियो ने यह परीक्षण किया कि जब एक कंचा या किसी आनत तल यानी कि झुकी हुई सतह पर नीचे की ओर लुढ़कता है तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कंचे पर एक असंतुलित बल लगाता है जो उसकी गति को तीव्र कर देता है। चित्र 8.5 के क हिस्से में आप देख सकते हैं कि कंचा नीचे गिरते समय अपनी चाल बढ़ा रहा है। अतः गैलीलियो का यह परीक्षण बताता है कि जब कोई असंतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु की चाल बढ़ सकती है, जैसा कि इस कंचे की स्थिति में हो रहा है। तो जब एक गुटका या कंचा आनत तल पर ऊपर की ओर लुढ़कता है तो हम गैलीलियो के परीक्षण के माध्यम से समझेंगे कि इसकी गति में क्या परिवर्तन आता है। जब गुटका ऊपर की ओर जाता है तो उसका वेग निरंतर कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल गति की विपरीत दिशा में एक असंतुलित बल के रूप में कार्य करता है जो वस्तु में मंदन उत्पन्न करता है। अंततः एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गुटके का वेग शून्य हो जाता है और वह वहीं पे रुक जाता है। गैलीलियो ने भी यह परीक्षण किया कि जब कंचा आनत तल के विपरीत ढाल अर्थात ऊपर की ओर लुढ़कता है तो उसका वेग धीरे धीरे घटने लगता है। चित्र 8.5 के ख हिस्से में आप देख सकते हैं कि कंचा ऊपर जाते समय अपनी चाल कम कर रहा है। इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण अब कंचे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है जो उसकी चाल को मंद कर देता है यानी कि कम कर देता है। अतः जब कंचा ऊपर की ओर लुढ़कता है तो वेग में कमी आती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसकी गति के विरुद्ध बल लगाता है। अब हम घर्षण रहित आनंत तलों पर गैलीलियो के परीक्षणों को समझेंगे। तो एक आदर्श स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं जिससे हमारे पास एक घर्षण रहित तल है जो दोनों ओर से आनत यानी कि झुका हुआ है। चित्र 8.5 के चित्र है उसमें आप देख सकते हैं यदि कंचे को एक ओर से छोड़ा जाए तो वह दूसरी ओर लुढ़केगा और वहां समान ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। यदि ढलान को कम कर दिया जाए जैसा कि नीले वक्र में प्रदर्शित है तो कंचा गेंद फिर भी उसी समान ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
और यदि ढलान को और भी कम कर दिया जाए, जैसे कि लाल वक्र में प्रदर्शित है, तब भी गेंद अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करती है। अब यदि हम विपरीत दिशा के ढलान को धीरे धीरे शून्य कर दे, अर्थात तल को पूर्णतः सतीज कर दे, तो कंचा बिना रुके और बिना अपनी चाल कम किए निरंतर गतिमान रहेगा। यह इसलिए होता है क्योंकि घर्षण रहित सतह पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता जो गति को रोक सके। इसका अर्थ यह है कि एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी असंतुलित बल की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल तभी आवश्यक होता है जब गति की अवस्था को परिवर्तित करना हो। तो क्या आप समझ पाए हैं कि यह गैलीलियो का वह परीक्षण है जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का आधार बना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम घर्षण के स्वरूप और इसके प्रभावों को समझेंगे। व्यवहारिक जीवन में जब हम एक कंचे को लुढ़काते हैं तो वह कुछ दूरी तय करने के पश्चात रुक जाता है। इसका कारण घर्षण बल है जो कंचे की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण वह प्रतिरोधी बल है जो वस्तु की चाल को मंद कर देता है और अंततः उसकी गति को पूर्णतः रोक देता है। हम घर्षण को कम कर सकते हैं, जैसे कि चिकनी सतहों का उपयोग करके अथवा स्नेहिकों को लगाकर। घर्षण जितना कम होगा, वस्तु उतनी ही अधिक दूरी तक गति कर पाएगी। अतः घर्षण गति को रोकने वाला एक महत्वपूर्ण बल है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम का नाम जड़त्व का नियम है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहेगी, या तो वह विराम अवस्था में रहेगी या फिर सरल रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात यदि आप किसी गेंद को रखते हैं या कोई वस्तु सीधी रेखा में एक ही चाल से चल रही है, तो वह वैसी ही रहती है जब तक कोई बल उसे रोकता नहीं या उसकी स्थिति में बदलता नहीं है। वस्तुएं अपनी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसी प्रतिरोध को हम जड़त्व कहते हैं। यह नियम हमें बताता है कि गति को बदलने के लिए हमेशा किसी बल की आवश्यकता होती है। अब दैनिक जीवन का एक उदाहरण लेते हैं जड़त्व को समझने के लिए। जब कार में अचानक अवरोधक या ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार रुक जाती है, लेकिन आपका शरीर आगे की ओर बढ़ना जारी रखता है। यह जड़त्व के कारण होता है। आपके शरीर के लिए आपकी गति को रोकना कठिन हो जाता है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। इसी कारण अचानक अवरोधक लगाने पर चोट लगने का भय रहता है जब आप अग्र पटल से टकरा जाते हैं। इसलिए हम सुरक्षा पेटी का उपयोग करते हैं। सुरक्षा पेटी आपके शरीर पर एक बल लगाती है जो आपको आगे बढ़ने की गति को सुरक्षित रूप से धीमा कर देती है ताकि चोट न लग सके। अतः जड़त्व के कारण ही हमें सुरक्षा पेटी की आवश्यकता पड़ती है। अब जड़त्व का एक और उदाहरण देखते हैं। जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे आप पीछे की ओर गिरने वाले हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर अचानक गति में आने का प्रतिरोध करता है। आपका शरीर अपनी पूर्व की स्थिति में बना रहना चाहता है, इसलिए आप थोड़ा डगमगाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बस के भीतर खड़ा है और बस चलने पर उसका शरीर जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुकता है। इसी तरह जब कार तीव्र वेग से तीखा मोड़ लेती है तो आप स्वयं को एक ओर खिसकता हुआ अनुभव करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर सरल रेखा में गति करता रहना चाहता है, किंतु कार का मोड़ उस गति की दिशा को बदल देता है। अतः जड़त्व का अर्थ है कि वस्तु अपनी वर्तमान की गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अब हम जड़त्व को कैरम की गोटियों के एक सरल गतिविधि से समझते हैं। आवश्यक सामग्री उसके लिए हमारे पास होती है एक ढेर के रूप में रखे गए कैरम की गोटियां जो लंबवत रूप से एक के ऊपर एक टिकी हुई होती है। एक कैरम की गोटी या स्ट्राइकर जिसको बोलते हैं। अब हम कार्यविधि देखते हैं। सबसे पहले मेज पर कैरम की गोटियों को एक ढेर के रूप में लंबवत रखते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि गोटियां एक के ऊपर एक रखी हुई है।
अब हम स्ट्राइकर का उपयोग सबसे नीचे वाली गोटी पर एक तेज और तीव्र असतिज प्रहार करने के लिए करेंगे। जब हम सबसे नीचे वाली गोटी पर चोट करेंगे तो वह गति करेगी, किंतु ऊपर वाली गोटियां अपने स्थान पर ही रहेगी। यह इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाली गोटियां जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बनी रहती है। इस प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि वस्तुएं अपनी स्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक उन पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आगे बढ़ते हुए अब हम जड़त्व को कैरम की गोटियों की एक सरल गतिविधि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे कि इस गतिविधि से क्या अवलोकन किया गया है। जड़त्व का अर्थ है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बने रहना चाहती है, अर्थात यदि वह विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। अब मैं सबसे नीचे वाली गोटी को एक जोरदार धक्का दूंगी। देखिए, जब मैं गोटी को जोरदार धक्का देती हूँ तो केवल नीचे वाली गोटी ही तीव्रता से गति करती है। बाकी जो गोटियां है वे प्रारंभ में अपने स्थान पर ही रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उन गोटियों में जड़त्व अधिक होता है। वे अपनी विराम अवस्था बनाए रखना चाहती है, इसलिए वे तुरंत विचलित नहीं होती। धीरे धीरे वे गोटियां ऊर्ध्वाधर दिशा में मेज के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने लगती है। अतः यह अवलोकन हमें बताता है कि जड़त्व कैसे कार्य करता है। एक वस्तु अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। आगे बढ़ते हुए हम कैरम की गोटियों का उपयोग करके एक सरल गतिविधि के माध्यम से जड़त्व को समझेंगे। अब हम समझते हैं कि यह गतिविधि किस प्रकार संपन्न होती है। जब मैं नीचे की गोटी पर प्रहार करता हूं तो क्षैतिज बल सीधा उसी गोटी पर लगता है। इस कारण नीचे की गोटी तुरंत गति करती है, किंतु ऊपर जो गोटियां है वे तुरंत क्षैतिज दिशा में नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उनमें जड़त्व होता है, अर्थात वे अपनी वर्तमान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यदि वे विराम में है तो वे विराम में ही रहना चाहती है। अब जब नीचे की गोटी अपने स्थान से निकल जाती है तो ऊपर की गोटियों का आधार समाप्त हो जाता है, इसलिए वे गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे गिरने लगती है। यह गतिविधि हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जड़त्व क्या होता है। एक वस्तु अपनी गति की अवस्था को तब तक नहीं बदल सकती जब तक उस पर कोई प्रत्यक्ष बल कार्य ना करे। अब हम जड़त्व को एक और रोचक ढंग से देखेंगे, एक सिक्के और कार्ड के माध्यम से। इस गतिविधि के लिए हमें निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता है: एक 5 रुपए का सिक्का, एक कठोर कार्ड और एक खाली कांच का गिलास। एक मेज पर उनको रखेंगे और हम देखेंगे कि इस गतिविधि को करने की क्या विधि है। सबसे पहले खाली कांच के गिलास को मेज पर रखते हैं, फिर उस गिलास के ऊपर उसके मुख को एक कठोर कार्ड से ढक देते हैं। अब सावधानी पूर्वक 5 रुपए का सिक्का कार्ड के ऊपर ठीक केंद्र में रखते हैं। अब मैं कार्ड को अपनी उंगली से अत्यंत तीव्रता से क्षैतिज दिशा में प्रहार करूंगा। देखिए क्या होता है। कार्ड तो तुरंत हट जाता है, किंतु सिक्का अपने स्थान पर ही बना रहता है, अर्थात जड़त्व के कारण सिक्का अपनी विराम अवस्था में ही बना रहता है। यह सरल गतिविधि हमें जड़त्व की अवधारणा समझने में सहायता करती है। गतिविधि को निरंतर जारी रखते हैं। अब हम इस गतिविधि का अवलोकन देखते हैं। जब मैं कार्ड को तीव्रता से प्रहार करती हूं तो कार्ड तुरंत सिक्के के नीचे से दूर निकल जाता है, किंतु सिक्का अपने स्थान पर ही रुका रहता है और फिर सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे गिलास के भीतर गिर जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सिक्का जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था को बनाए रखता है और कार्ड के साथ गति नहीं करता। इस गतिविधि से हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जड़त्व किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। आगे बढ़ते हुए हम इस गतिविधि का कर्म जारी रखते हैं। हम समझते हैं कि यह गतिविधि किस प्रकार कार्य करती है। तो सबसे पहले सिक्का विराम अवस्था में होता है, जिसका अर्थ है कि वह पूर्णतः स्थिर होता है, इसलिए सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह उसका जड़त्व है। जब मैं कार्ड को तीव्रता से प्रहार करती हूँ तो बल प्रत्यक्ष रूप से कार्ड पर लगता है और कार्ड शीघ्रता से अपने स्थान से हट जाता है, किंतु सिक्के पर कोई क्षैतिज बल प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगता, इसलिए सिक्का कुछ समय के लिए अपने स्थान पर ही बना रहता है।
इसके पश्चात गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, जो सिक्के को सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे गिलास के भीतर गिरा देता है, जब कार्ड उसके नीचे से हट चुका होता है। इस प्रकार यह गतिविधि जड़त्व की अवधारणा हमें स्पष्ट रूप से समझाती है। बल एक प्रयास होता है। तो यहाँ पर हम सारांश देख रहे हैं अपने आज के अध्याय का। तो क्या कहता है कि बल एक प्रयास होता है, जैसे धक्का देना, खींचना या प्रहार करना, जो किसी वस्तु की गति या उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। फिर बल से वस्तु की गति अपरिवर्तित हो सकती है, दिशा बदल सकती है तथा आकार या आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल का अर्थ है जो दो बल जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। इनका परिणामी बल शून्य होता है, इसलिए वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु या तो विरामावस्था में रहती है या एक समान चाल से गति करती रहती है। असंतुलित बल का अर्थ है जब बल समान या विपरीत नहीं होते, इनका परिणामी बल शून्य नहीं होता, इसलिए ये वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। यह बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है अथवा गतिशील वस्तु के वेग या दिशा में परिवर्तन कर सकता है। घर्षण एक बल है जो दो सतहों के बीच संपर्क होने पर उत्पन्न होता है और यह गति का विरोध करता है। अर्थात हम जो बल प्रयुक्त करते हैं, घर्षण उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। कभी कभी घर्षण इतना प्रबल होता है कि जब तक हमारा लगाया गया बल उस घर्षण से अधिक नहीं हो जाता, तब तक वस्तु गति नहीं करती। गैलीलियो ने नत समतलों पर गति का अवलोकन किया था। उन्होंने देखा कि वेग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक संतुलित बल के रूप में कार्य करता है। यदि घर्षण ना हो, अर्थात घर्षण रहित सतह हो, तो वस्तु अपने वेग को कम किए बिना निरंतर गति करता रहेगा। किंतु घर्षण के कारण वस्तुएं धीरे धीरे रुक जाती है। हम घर्षण को चिकनी सतह अथवा स्नेहकों के उपयोग से कम कर सकते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम यह कहता है कि एक वस्तु तब तक विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जड़त्व का अर्थ है कि किसी वस्तु अपनी गति या विराम की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अतः घर्षण और जड़त्व दोनों मिलकर हमें गति के विषय में समझने में सहायता करते हैं। धन्यवाद।